इतिहास की जो सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर आधुनिक राजस्थान आपने आरंभ किया हुआ और इसका पहला अध्याय 1818 की संधियाँ कि किस प्रकार से 1817 से 1818 के दौर में जितनी राजपूत रियासतें थी वो ब्रिटिश संरक्षण में, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC, उसके संरक्षण में चली जाती है सहायक संधियों के जरिए। यद्यपि इन सहायक संधियों को करने के पीछे एक लंबा प्रयास था राजपूताने की विभिन्न रियासतों का, और 3 चरणों में जाकर ये संधियां अमल में लाई जाती हैं। यद्यपि जो पहला चरण आपने देखा पिछले 2 एपिसोड में 1791 से लेकर 1799 का, वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि शंकाओं के चलते, कई प्रकार की अपनी राजनीतिक विवशताओं के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत रियासतों के द्वारा सहायक संधियों के दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1803 से लेकर 1805 का जो द्वितीय चरण था उसमें पुनः इस बार इनिशिएटिव लिया गया कंपनी सरकार की तरफ से, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। जो पहले चरण में, पहले दौर में राजपूत रियासतों के द्वारा संधि के प्रस्ताव दिए गए थे, जिनमें सबसे पहली रियासत थी भरतपुर की रियासत। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को भरतपुर नरेश, जाट नरेश रणजीत सिंह के द्वारा यह प्रयास किया गया था। लेकिन जब उसने सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के शत्रु मराठा सरदार को अपने यहाँ लोहागढ़ में भरतपुर दुर्ग में जब शरण दी, इससे कंपनी पूरी तौर पर खफा होगी, क्योंकि सहायक संधियों की जो पहली शर्त थी वो यही थी कि परस्पर एक दूसरे के शत्रु और मित्र एक दूसरे के शत्रु और मित्र के रूप में होंगे और आप उन्हें उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे। लेकिन एक तरह से यदि देखा जाए तो कंपनी के लिए दगा किया, द्रोह किया भरतपुर रियासत ने, जबकि भरतपुर ने इसको राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ा और अपनी जो उनकी गौरवशाली आतिथ्य परंपरा था उसका उसने निर्वहन किया, उनका अपना ऐसा मानना था। लेकिन बाद में जाकर जो होम गवर्नमेंट थी ब्रिटिश सरकार की लंदन स्थित, उसने फिर इन द्वितीय चरण की इन रियासतों के प्रस्ताव को भी, मतलब जो संध्या की गई EIC के द्वारा, उन्हें भी एक तरह से अस्वीकार कर दिया। सिर्फ अलवर की इंटैक्ट रही थी, लगातार चलती रही थी। इस चरण में ये जो एपिसोड अब चल रहा है, तृतीय चरण की मैं आपसे बात करूंगा, जो स्थायी संधियां रही और सहायक संधियां स्वीकार की गई, और मुगल संरक्षण के बहुत लंबे अरसे के पश्चात राजपूताना पुनः ब्रिटिश संरक्षण में आया। और फिर वो 14 अगस्त 1947 तक, अर्थात जब तक इस राष्ट्र में कंपनी सरकार ने यहाँ के मूल निवासियों को, कांग्रेस नेताओं को सत्ता हस्तांतरित नहीं कर दी, तब तक राजपूत रियासतों के ऊपर कंपनी सरकार का संरक्षण बना रहा। तो आइएगा अपन बात करते हैं तृतीय चरण की। तो पिछले 2 सत्रों में हमने 2 चरणों की बात कर ली थी, मैं उस पर अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो सहायक संधियों का याद रखना, राजपूताना एवं EIC के मध्य सहायक संधियों का तृतीय चरण, के मध्य सहायक संधियों का तृतीय चरण, राइट। अब जो तृतीय चरण है इसकी अवधि है, याद रखना, 1817 से 1818 ईस्वी। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस तृतीय चरण में एक रियासत इस प्रकार की थी, सिरोही, जिसने 5 वर्ष बाद जाकर सहायक संधि करी EIC के साथ। याद रखना, मतलब सबसे अंत में सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी, मैं पहले उसी की चर्चा कर लेता हूं। सबसे अंत में सहायक संधि को स्वीकारने वाली रियासत, राइट, वाली रियासत, ये रियासत है सिरोही। याद रखिएगा इस बात। और सिरोही ने जो संधि करी है वो कब करी है? 11 जनवरी 1823 ईस्वी को महाराजा शिव सिंह। ये बात भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। सिरोही महाराजा शिव सिंह, ये एक चौहान, सोंगरा चौहान शाखा रही है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है
कि तमाम रियासतों में, अब इस दौर की भी जब बात की जाए, मैं खैर कारण और उद्देश्य वगैरह बाद में करूँगा, लेकिन कुछ बातों पर मैं आपके सामने प्रकाश डाल दूं जो ज़्यादा आवश्यक रहेगा। 1817 से 1818 का दौर है, ये एक तरह से मतलब मेन ड्यूरेशन है। लेकिन एक रियासत इस दौर की बात की जाए, लेकिन एक रियासत इस कालखंड है इससे बाहर रही 1823 में, याद रखना, सिरोही। अब प्रश्न ही उठता है कि साहब सिरोही ने सबसे एंड में क्यों कहा, अभी अपन देखते हैं। 1817 का फिर जो कोर टाइम है, ड्यूरेशन है, इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स रही हैं, करौली एंड कोटा, और तमाम जितनी रियासतें रही है वो 1818 में संधियां कर रही हैं। तो ये तो समझ में आता है 1817, क्योंकि 1817 के दिसंबर एवं नवंबर में ये 2 रियासतें संधि करती है, याद रखना, करौली एंड कोटा। तो पक्की बात है उसके बाद तो 1818 का दौर ही आ रहा है। लेकिन अब प्रश्न ही उठता है कि जो एकमात्र रियासत थी सिरोही, उसने 5 वर्ष बाद संधि क्यों करी? इसकी वजह क्या है? क्योंकि सिरोही पर, याद रखना, सिरोही पर जोधपुर अपना, सिरोही रियासत पर जोधपुर रियासत, याद रखिएगा इस चीज को, जोधपुर रियासत अपना हक बता रहा था, स्थापित कर रहा था। जोधपुर का राठौड़ राजवंश ये कह रहा था कि सिरोही असल में हमारे प्रभुत्व क्षेत्र में है, और जिसे सिरोही निरंतर नकार रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये बड़ी दुविधा थी किसकी बात मानी जाए। जोधपुर का दावा यह था कि जब आपने हमसे 6 जनवरी 1818 को संधि कर ली, तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता है हमारे प्रभाव क्षेत्र में, हमारे आधिपत्य में आने वाली सिरोही से आप अलग से संधि करें। क्लियर? सिरोही का कहना था कि वी आर हैविंग आवर ओन सॉवरेनिटी, वी आर हैविंग आवर ऑटोनॉमी, सो आप हमसे अलग से संधि करिए। इस दावे प्रति दावे में EIC को 5 वर्ष लगे निर्णय को पहुंचने में, इसलिए सिरोही के साथ अंत में संधि होती है। बहरहाल अपन इधर आते हैं, तो 1817 से 1818 के दौर में ये संधियां होती हैं। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, इस अवधि में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन रहा है? तो याद रखना, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका शासनकाल है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी, 10 वर्ष की अवधि में तमाम राजपूताने की रियासतों को कंपनी सरकार ने अपनी अधीनता में ले लिया। ठीक है सब समझ में आता है? फाइन। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का वो अधिकारी कौन है? ब्रिटिश अधिकारी जिसने संधि के दस्तावेजों पर EIC प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किए। EIC प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किए। कौन है ये? तो याद रखना, ये 2 अधिकारी थे जिन्होंने संधि दस्तावेजों पर राजपूत नरेशों के साथ एज EIC कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने साइन किए। ये 2 अधिकारी कौन कौन से हैं? एक तो है चार्ल्स मैटकॉफ, याद रखना, और एक है सर जॉन मॉलकम। अब जो चार्ल्स मैटकॉफ है, याद रखिएगा, ये दिल्ली रेजिडेंट था, और जो सर जॉन मॉलकम है ये असल में कंपनी का मालवा रेजिडेंट था।
इनमें ज़्यादा प्रमुख अधिकार चार्ल्स मैटकॉफ को थे। मात्र 3 रियासतें ऐसी थी जिन पर सर जॉन माल्कम ने हस्ताक्षर किए, 3 रियासतों के साथ। शेष पर ब्रिटिश जो दिल्ली रेजिडेंट है सर चार्ल्स मैटकॉफ, उसने हस्ताक्षर किया। सर जॉन माल्कम ने जिन राजपूत रियासतों के साथ संधि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, इनमें जो वागड़ प्रदेश है, उदयपुर मेवाड़ के नीचे जो दक्षिणी जो राजस्थान की जो 3 रियासतें हैं बागड़ प्रदेश की, याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इन 3 रियासतों पर सिर्फ जॉन माल्कम, जो मालवा रेजिडेंट था, उसने हस्ताक्षर किए थे। मैं पिछले 2 सत्रों में बार बार कह चुका हूं कि जिस समय ये तृतीय चरण आरंभ हुआ, उस समय कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। अब एक बात को समझने का आप बखूबी प्रयास करिएगा। ये वो दौर था जब कंपनी सरकार पुनः अंग्रेजों के साथ थर्ड एंड लास्ट डिसिसिव एंग्लो मराठा बैटल में उलझी हुई है। फेज ड्यूरेशन हुई है इस थर्ड एंग्लो मराठा बैटल का भी 1817-18 का, बट इट वाज डिसिसिव एंड टर्निंग पॉइंट फॉर EIC, क्योंकि EIC का इस समय एकमात्र ताकतवर कट्टर जो शत्रु था वो मराठा सत्ता थी। लेकिन 1818 तक आते आते ना केवल मराठा पेशवा बल्कि तमाम जितने मराठा क्षत्रप थे, मराठा कॉन्फेडरेशन या संघ के जितने प्रमुख मराठा सरदार थे, उनकी शक्ति को एक एक करके कंपनी सरकार ने छल साम दाम दंड भेद से नेस्तानुबूद, ना केवल नेस्तानुबूद किया बल्कि उन्हें मनमाफिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इवन मराठा सरदारों को राजपूताने पर अपने दावों को हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक प्रभुत्व के दावों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के उनके राजनीतिक हुकूक को हमेशा हमेशा के लिए मराठा सरदारों को कंपनी सरकार के सामने सहायक संधियों पर छोड़ने पड़े। अब क्या होता है, राजपूताने की जितनी रियासतें थी वो फ्री हो जाती है मराठा प्रभुत्व से। आप समझिएगा, अभी संरक्षण में नहीं आई हैं EIC के राजपूत रियासतें, लेकिन जब मराठा सरदार और पेशवा बुरी तरह से परास्त हुए अंग्रेज सत्ता के सामने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, और उनकी शक्ति को ना केवल कुचल दिया गया बल्कि उन्हें विषहीन सर्प बनाकर छोड़ दिया गया। उन्हें चंबल के पार जितना भी राजपूताने के ऊपर उनका दावा था मराठा सरदारों का कि वो पैतृक अधिकार के रूप में यहाँ से चौथ वसूलते थे, उन दावों को छोड़ना पड़ा। यानी कि इन संधियों के बाद राजपूत रियासतें फ्री थी अपने पैसों को बचाने के लिए। अब उन्हें मराठों को किसी भी प्रकार से व्यय नहीं देना था। इसका मतलब मराठा आक्रमण और लूटपाट उनके शिकारी कुत्ते जो थे, सर जॉन माल्कम की भाषा में यदि मैं आपसे बात करूं तो उनके जो शिकारी कुत्ते थे पिंडारी, उनके लूटपाट का अब किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं बचा, शेष नहीं बचा। तो अब आप स्वयं सोचिएगा, तृतीय चरण में मैं ये कैसे मान लूं जो अक्सर आप लोगों को कहा जाता है कि तृतीय चरण में राजपूत रियासतों ने EIC के सामने इसलिए सहायक संधियां करी क्योंकि वो मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट से बुरी तरह से भयभीत थे। अरे भाई, जब उनको पेल दिया गया, उनकी शक्ति को कुचल दिया गया मराठा सरदारों को, और उन्होंने चलकर संधियां स्वीकार करी कंपनी के साथ और अपनी राजपूत रियासतों पर तमाम जितने भी अधिकार थे, दावे तो छोड़ने पड़े उनको। इवन पिंडारी सबसे बड़ा जो सरदार था अमीर खां पिंडारी ने, उसने सेम डे जब करौली प्रथम रियासत थी जिसने इस तृतीय और अंतिम चरण में EIC के साथ सहायक संधि की थी, सेम डे अमीर खां पिंडारी ने राजपूताने में लूटपाट और आक्रमण ना करने की शर्त पर EIC लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि करी और उसे एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम राजपूताने की रियासत टोंक का नवाबी उसको दी गई। आप स्वयं सोचिए, जरा सा विवेक वाला व्यक्ति भी कह देगा भाई मराठा आक्रमण लूटपाट की बात कहाँ बची। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि टीचर्स और जितना लेक्चरर, जितनी गाइड्स हैं, वो मखौल बनाते हैं क्योंकि वो लोग भी एक पर्टिकुलर गाइड से पढ़कर आ रहे हैं। जब तक आप लोगों की ये अप्रोच नहीं होगी
वो टीचर जिनका इंडियन हिस्ट्री पर कमांड नहीं होगा, उनके लिए बड़ा मुश्किल, उथली उथली सतही बातें करेंगे जब वो राजपूताने की हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, स्पेशली जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे जहाँ फैक्ट बेस्ड आपको टीचिंग करनी होती है। अब आपको कहानी किस्से, चारण कवियों के कहानी किस्से और वीर रस की कविताएं सुनाना, तो माफ़ करना, ये कोई मुशायरा या मुजरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड, टारगेट, फैक्ट बेस्ड आपको टीचिंग करनी होती है। अभी आप अपना मनोरंजन कर सकते हो, एग्जाम में भाई कोई कविता नहीं पूछ रहा आपसे कि कितना आनंद आया था क्लास के अंदर जब गुरुजी ने बाहें फैला फैला कर बहुत वीर रस की कविता आपको सुनाई। आपको वहाँ पर फैक्ट बेस्ड, आपको जो डार्क सर्किल दिया हो, डार्क उसको गोले को काला करना पड़ेगा। यदि वो गोला ढंग से काला नहीं किया भाई, यकीन मानना आपका पूरा भविष्य कालिमा वाला हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी जरूरी होता है कि तृतीय चरण में, ये मूल कारण है ही नहीं, सर जॉन माल्कम ने, कर्नल जेम्स टोड ने, या तमाम जितने और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि मराठा कि हमने एहसान किया है राजपूताने पर साहब, उनको मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट से मुक्ति देकर, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने हाथ फैलाया। ये वजह नहीं थी, वजह क्या थी उस पर मैं आऊंगा, उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। दूसरी बात, ये तो राजपूत रियासतों की बात होगी, अभी राजपूत रियासतों ने संधियां क्यों स्वीकार करी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कंपनी सरकार ने संधियां क्यों करी, उसकी वजह थी इनकी कॉलोनियल इंपीरियलिज्म की अप्रोच, इनके एम्बिशंस। लॉर्ड हेस्टिंग्स एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का, उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भूखा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। वो नहीं चाहता था कि उसके शासनकाल में संपूर्ण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक भी, कम से कम भारत के अंदर, उस इंडियन टेरिटरी में एक भी स्टेट सॉवरेनिटी के साथ, ऑटोनॉमी के साथ जिंदा रहे। वो चाहता था ब्रिटिश क्राउन के अधीन तमाम हिंदुस्तान आ जाए। इसलिए उसने बाय हुक बाय क्रुक, येन केन प्रकार उसने, चाहे मराठा हो, चाहे सिंध हो, चाहे इन अंग्रेजों ने, लेकिन इस समय तक चूंकि उसने मराठों को कुचल दिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, उसने पिंडारियों को कुचल दिया, तो मराठों के अधीन जो राजपूत रियासतें थी उनको उसने सहायक संधियों के प्रस्ताव भेजे। और चूंकि मैं यदि आपने पिछले 2 सेशन देखे हो, राजपूत तो बेचारे तैयार बैठे हुए हैं। अब प्रश्न ही आपके मन में ये आएगा कि जब सर आपने ये कहा कि मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट का जब भय समाप्त हो गया, तो फिर काहे जरूरत पड़ी राजपूत रियासतों को सहायक संधियां स्वीकार करने का। अरे बाबा, पिछले 2 सत्रों में लगातार बोल रहा हूं मैं, मराठा सरदारों को और मराठा क्षत्रियों को, पिंडारियों को, तो यहां वह स्वेच्छा से नहीं आते। राजपूत सामंतों ने अपने विशेषाधिकारों की बहाली के लिए, अपने राजनीतिक प्रभुत्व की राजपूत दरबारों में बहाली के लिए, पुनः उस प्रतिष्ठा सम्मान को पाने के लिए, जो स्वजातीय क्षत्रिय बंधुत्व की भावना पर आधारित था, के लिए, जो मुगल संरक्षण में जिसको तिरोहित और तिलांजलि दे चुके थे राजपूत नरेश, की बहाली के लिए राजपूत नरेशों से अपने विशेषाधिकारों और बहाली को, चाहे वो टैक्स वसूली का हो, चाहे सैन्य बल रखने का, उनके अपने अधिकार थे, की बहाली के लिए जब उन्होंने डिमांड कर दी राजपूत नरेशों से, जब वो आनाकानी करने लगे, तो उन्होंने मराठा सरदारों को धन देकर बुलाया राजपूताने में। तो यदि मराठा क्षत्रप यहाँ पे आए थे तो वो राजपूत सामंतों की वजह से आए थे, तो मराठा शक्ति कुचली गई है। राजपूत सामंतों की महत्वाकांक्षाएं तो अभी तक यूं की यूं ही बरकरार है। आई बात समझ में आपको? यदि आप डॉक्टर MS और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा को पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा इस बात को कि 1817 और 1818 के दौर में राजपूत रियासतों ने सहायक संधियां इसलिए स्वीकार करी, जो तात्कालिक कारण था, क्योंकि वो राजपूत सामंतों की उच्छृंखलता को समाप्त करके राजपूत नरेश अपने विशेषाधिकारों, सत्ता राज्य करने के, शासन करने के अपने विशेषाधिकारों को वो इंटैक्ट रखना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए एक आवरणबद्ध करना चाहते थे ताकि उन्हें खतरा ना हो। इसलिए अब उन्हें पुनः एक संरक्षण की आवश्यकता थी और उन्हें कंपनी सरकार ही दिखी। 1781-99 के दौर में मराठा आक्रमण, पिंडारी लूटपाट का भय बिल्कुल मुंह बाहर खड़ा हुआ था। दैत्य रूपी मराठा विकराल, उनको भस्मासुर के रूप में भस्म किए जा रहे थे, तब उनकी आवश्यकता थी, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। 1803 और 5 के दौर में
कुछ प्रयास हुए, लेकिन कंपनी गृह सरकार ने, ब्रिटिश गृह पुनः मना कर दिया। 1817-18 के दौर में चाहे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते जो हिडन एस्पेक्ट था कंपनी का, भले ही ऊपर से कंपनी ने दिखाया कि हम आपको अपने अधीनस्थ सहयोगी के रूप में मित्रता के आवरण में लेना चाहते हैं, लेकिन हिडन यही था, छिपा हुआ लक्ष्य यही था कि आप दास बन के रहोगे और सुप्रीम पावर हिंदुस्तान की सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन रहेगा, एंड यू आर ओनली, आप सिर्फ एक सर्वेंट ही हैं, नथिंग एल्स मोर, कुछ भी इससे अधिक नहीं है। इसलिए उन्होंने सहायक संधियों के प्रस्ताव भेजे। कंपनी सरकार को इससे मतलब नहीं, राजपूतों को इससे मतलब नहीं था। राजपूतों का स्वाभिमान इतना ही जगा हुआ होता तो कर्नल जेम्स टोड को लिखना ही नहीं पड़ता कि तमाम चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, क्षत्रिय नरेशों के जो गौरवशाली इनकी राजपूती परंपराएं थी वो अफीम के गहरे नशे में और सुरा के प्यालों में और सुंदरियों के घुंघरुओं की खनक में डूब गई हैं। इनका सैनिक पुरुषत्व अफीम के गहरे नशे में चिर निद्रालीन हो चुका, उसे नहीं कहना पड़ता। यह वजह थी। आई थिंक आपको बेहतर समझ में आया होगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि थोड़ा सिंसियरली, लेकिन मैं जानता हूं मुझे वही स्टूडेंट पसंद करेगा, वही शोधार्थी या वही परीक्षार्थी जो सिंसियर टीचिंग चाहता है। मेरे से वो मुजरा और वो रंगीली कहानियां मेरे को नहीं आती है। आइएगा, मैं स्क्रीन आउट होता हूँ कुछ देर के लिए, तब तक आप यहाँ तक के पूरे मैटर को देखिए, समझिए, उतार लीजिए। अब हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? तो कारण क्या थे? याद रखना, इन संधियों को स्वीकार करने के पीछे के कारण क्या थे। देखिएगा, पहला दृष्टिकोण तो है राजपूत दृष्टिकोण कि साहब राजपूताने के नरेशों ने सहायक संधियां क्यों स्वीकार करी, क्योंकि राजपूत नरेश सामंतों के समक्ष ईआईसी के संरक्षण से अपने राज्याधिकारों को याद रखना सुरक्षित करना चाहते थे। क्लियर? सामंतों को कुचलकर। अब आप समझ जाओगे। यदि मैं दूसरी बात करूं, ईआईसी का ब्रिटिश दृष्टिकोण क्या था? तो ब्रिटिश दृष्टिकोण जो था वो था अंग्रेजी राज का साम्राज्यवादी प्रसार। सीधी सी बात है, याद रखिएगा, अंग्रेजी राज का साम्राज्यवादी प्रसार एक सबसे अहम यहां पर कारण था। इस वजह से ये सहायक संधियां स्वीकार की गई हैं। क्लियर है? आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। कुछ पिन पॉइंट जो फैक्ट्स हैं उन पर मैं आपके सामने और चर्चा कर लेता हूं, फिर एक मैप के जरिए इस पूरी संधियों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। यदि प्रश्न, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं आपसे, यदि प्रश्न आपके सामने यह आ जाता है, संपूर्ण राजपूताने की प्रथम रियासत जिसने ईआईसी के साथ संधि करी, याद करिए 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के जाट नरेश महाराजा रणजीत सिंह थे। क्लियर है? लेकिन यदि स्पेसिफिक तौर पर यह बात आ जाए 1817-18 के दौर में प्रथम राजपूत रियासत जिसने ईआईसी के साथ संधि करी, तब आपका आंसर होगा करौली, जिसने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को सहायक संधि स्वीकार की थी। समझ लीजिएगा इस बात को। आइएगा, तो अब मैं एक एक बात को आपके सामने रखता हूं। संपूर्ण राजपूताने की प्रथम रियासत जिसने ईआईसी के साथ
जिसने EIC के साथ संधि करी। तो आप जानते हैं ये रियासत है भरतपुर, नरेश का नाम है महाराजा रणजीत सिंह। हम पिछले सत्र में बखूबी देख चुके हैं। तारीख है 29 सितंबर 1803। ये संपूर्ण राजपूताने की प्रथम रियासत है। लेकिन यदि मैं स्पेसिफिक तौर पर 1817 से 1818 के कालखंड की बात करूं, फिर यहां पर क्या सिनेरियो होगा इस दौर की, तो याद रखना प्रथम रियासत जिसने कंपनी के साथ संधि स्वीकार करी, याद रखिएगा वो है करौली। द्वितीय रियासत जिसने कंपनी के साथ संधि स्वीकार करी, याद रखना वो है कोटा। लेकिन चूंकि इन दोनों ने संधियां करी 1817 में, अंतिम रियासत में जो अभी मैंने इस सत्र के आरंभ होते, इस एपिसोड के आरंभ में ही बात करी, अंतिम रियासत जिसने कंपनी के साथ संधि करी वो है सिरोही। हमने आपके सामने कहा था कि सिरोही ने 11 जनवरी 1823 ईस्वी को संधि करी है। अंतिम रियासत है सिरोही। फाइन। 1818 के दौर में प्रथम रियासत जो कुल तीसरी रियासत होगी इस पूरे दौर की, पहली करौली, दूसरी कोटा, लेकिन कोटा ने और करौली ने 1817 ईस्वी में करी। 1818 ईस्वी में जिसने पहली बार संधि करी वो थी जोधपुर, जो असल में तृतीय नंबर की रियासत है, जिसने 6 जनवरी 1818 को संधि करी थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। मैंने अभी कहा कि सर चार्ल्स मैटकॉफ और सर जॉन माल्कम ने EIC के प्रतिनिधि के तौर पर इन सहायक संधियों के दस्तावेजों पर कंपनी सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किए। क्लियर है? लेकिन सर जॉन माल्कम जो मालवा रेजिडेंट था उसने 3 रियासतों पर संधि पर हस्ताक्षर किए, शेष पर सर चार्ल्स मैटकॉफ ने। जो वागड़ प्रदेश की जो 3 रियासतें, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, समझ में आ गई बात, उन पर सर जॉन माल्कम के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहां तक की बात को आप आराम से एक बार देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे आपके सामने लेकर चलते हैं और अब एक नक्शे के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई क्या किस प्रकार से संधियां हुई। आई थिंक आप लोगों ने यहां तक कि आराम से बात को देख लिया, समझ लिया। ठीक, आइएगा, ये एक राजस्थान का नक्शा हमारे सामने है। अब पक्की बात है, जो मैं सबसे पहले यदि 1803-5 वाली बात तो खैर हो ही गई है, लेकिन यदि मैं 1817-18 के दौर की बात करूं तो जो पहली रियासत वो निकलेगी यहां से करौली। क्लियर है? दूसरी रियासत निकलेगी यहां से कोटा, तीसरी रियासत निकलेगी यहां से जोधपुर, चौथी रियासत निकलेगी यहां से उदयपुर। राइट? अब हम पहले इनको एक एक करके देखते हैं। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने और रख दूं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। टोंक और झालावाड़ 2 रियासतों पर बेहद गंभीर चर्चाएं की जाती हैं। उन दोनों रियासतों को देख लीजिएगा, टोंक और झालावाड़। बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप शिक्षकों से पढ़ते हैं तो उनका भी एक लेवल होना चाहिए। यदि उनका अध्यापन समाप्त हो गया, यदि शिक्षक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन नहीं कर रहा है तो विद्यार्थियों की समस्याओं को न समझ पाएगा, न उनके डाउट्स को क्लियर कर पाएगा।
एक बात को याद रखना, टोंक और झालावाड़ दोनों रियासतों का संबंध इन संधियों के साथ दूर दूर तक नहीं है। कैसे? प्रश्न क्या है? राजपूत रियासतों ने संधियां करी, यानी कि ये रियासतें पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है सर? आप सोचिएगा, टोंक अस्तित्व में आई अंग्रेजों के साथ संधि करके, यानी कि पहले से मौजूद नहीं है। झालावाड़ अस्तित्व में आई अंग्रेजों के साथ संधि करके, यानी कि वो अस्तित्व में नहीं है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत, याद रखना इस बात को। और राजपूताने की अंतिम स्थापित, या हम कहें सबसे नवीन राजपूत रियासत झालावाड़ है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, इस बात को भी अब आप लोग समझ लीजिएगा। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही रियासतें EIC के साथ संधियों द्वारा, EIC के साथ संधियों द्वारा अस्तित्व में आई। सबसे महत्वपूर्ण यह है, टोंक ने संधि करी 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को, जिस दिन करौली भी संधि करती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। और झालावाड़ जो अस्तित्व में आ रही है, याद रखना, ये अप्रैल 1837 में ये अस्तित्व में आती है। लेकिन इस रियासत का बीजारोपण सूत्रपात जब 37 में झाला मदन सिंह ने अपने आप को झालावाड़ के रूप में कोटा से अलग कर लिया। लेकिन इस रियासत का बीजारोपण असल में झाला मदन सिंह के दादा झाला जालिम सिंह ने जो पूरक संधि करी थी 1818 ईस्वी में जनवरी में EIC के साथ, तभी हो गई थी। तो याद रखना, टोंक और झालावाड़ संधियों के द्वारा अस्तित्व में आई है, ना कि इन रियासतों ने संधि करी। संधि करने के लिए रियासतों का पहले से अस्तित्व में होना आवश्यक है। इस बात को आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब जो पहली रियासत की मैंने बात करी, तो पहली रियासत तो उठा लीजिए, है आपके सामने करौली। पहली रियासत करौली महाराजा, याद रखना, करौली महाराजा हरबख्शपाल सिंह, करौली महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को, याद रखिएगा इस चीज को संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817। हमने पहले कहा जब टोंक भी अस्तित्व में सेम डे आ रहा है। टोंक का जो अमीर खां पिंडारी था, मतलब जो, माफ करना, जो पिंडारी नेता था अमीर खां पिंडारी, उसने लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ कोटा के दीवान और फौजदार झाला जालिम सिंह की मध्यस्थता से इस उद्देश्य के चलते एक हस्ताक्षर किए संधि पर
कि मैं भविष्य में कभी राजपूताने में लूटपाट या लूटपाट नहीं मचाऊंगा। इस आश्वासन पर उसे टोंक की मुस्लिम रियासत की स्वतंत्रता प्रदान की गई और वो टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत का पहला नवाब बनता है। तो करौली पहली रियासत थी जो 1817 में अस्तित्व में आती है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी है। दूसरी बात अब हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी जो रियासत है याद रखना वो है कोटा। दूसरी रियासत है आपके सामने कोटा। कोटा से जो आप आराम से यहां तक का मैटर आपने देख लिया है, यहां तक का मैटर भी आपने देख लिया है, ये भी मैटर आपका हो गया है, राइट। इस मैप को जितना आसानी से आप देखते रहोगे, खूब विस्तार से चीजों को साथ साथ लिखते रहेगा। कोटा से महाराव उम्मेद सिंह, और ये बात भी याद रखना कि कोटा का जो दीवान था, दीवान भी था और फौजदार भी था, झाला जालिम सिंह। आप सोच के देखिएगा, जिसके पास पूरा खजाना है, दीवान जो टैक्स वसूली और उसके वितरण का पूरा कार्य देखता करता उसी के संरक्षण में होता है। फौजदार मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। राजा के पास क्या बचा? तो कोटा महाराव याद रखना उम्मेद सिंह हाड़ा, कोटा महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा ने संधि करी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। स्क्रीन आउट होता हूं मैं, आराम से आप चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए खूब अच्छे से। कोटा महाराव उम्मेद सिंह एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स के मध्य 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि होती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यहां पर आपको समझने वाली बात होगी, जो मैंने कहा कि उम्मेद सिंह का जो फौजदार और जो दीवान है झाला जालिम सिंह, उस जमाने के राजपूताने का एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ कंपनी ने गुप्त पृथक संधि करी। आप सोचना उसकी ताकत क्या होगी झाला जालिम सिंह की। आज तक ये बड़ा रहस्योद्घाटन है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने रिसर्च किया, मेरे सामने उसका मूल कारण भी है। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी जब इस एपिसोड को जब आरंभ किया था, तीसरा सेशन आज आपका चल रहा है, मैंने कहा था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है। वो जानता था कि EIC के अखिल भारतीय साम्राज्यवादी ताकत बनने में सबसे बड़ा रोड़ा मराठा है, और मराठों का जो सैन्य ढांचा, जो सहयोगी है, वो पिंडारी हैं। जब तक आप इनकी शक्ति को नहीं कुचलोगे, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा ब्रिटिश बाउंड्रीज का। याद रखिएगा, पिंडारियों की शक्ति को कुचलने में लॉर्ड हेस्टिंग्स का सबसे अधिक सहयोग कोटा दीवान और फौजदार झाला जालिम सिंह ने किया था। यह एहसान था। और आपको यह बात भी सुनकर आश्चर्य होगा, जालिम सिंह और पिंडारी नेता अमीर खां पिंडारी के बीच में बहुत बड़ी मित्रता थी, उसके बावजूद पिंडारियों को कुचलने में। इसलिए EIC ने इस एहसान के बदले में झाला जालिम सिंह के साथ एक गुप्त संधि करी, एक सीक्रेट ट्रीटी करी। मैं समझता हूँ शायद मैं पहले जनवरी गलत बोल गया था। 20 फरवरी 1818 ईस्वी को, मैं पहले शायद 20 जनवरी 1818 बोल गया था, 20 जनवरी नहीं, 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। और ये एकमात्र गुप्त संधि थी। इसी संदर्भ में और बतला दूं मैं, जैसलमेर का जो दीवान था
सालिम सिंह, उसने भी इसी तरह की गुप्त संधि का प्रयास किया था, इसी तरह की। लेकिन भाई जैसलमेर नरेश को यहां सफलता प्राप्त नहीं, जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह को वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जिस तरह की गुप्त संधि यहां की गई। तो द्वितीय नंबर पर जो रियासत है वो है कोटा, समझ में आ गई बात। तीसरे नंबर पर जो रियासत है उस पर आप आइएगा। तीसरे नंबर पर जो रियासत है वो है असल में आपके सामने जोधपुर। जोधपुर के महाराजा, याद रखिएगा इस बात को, महाराजा मानसिंह राठौड़ ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को चार्ल्स मैटकॉफ के सहयोग से, क्लियर, संधि करी। जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ ने EIC के साथ एक तीसरे नंबर की अपनी रियासत है। अब यहां पर देखो एक बात बता दूं मैं, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कई बार, ये मानसिंह राठौड़ वही है जिन्होंने उदयपुर राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर अपने समकालीन जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह के साथ 13 मार्च 1807 ईस्वी को प्रसिद्ध गिंगोली का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में यही अमीर खां पिंडारी जो 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि करके टोंक की स्वतंत्र नवाबी प्राप्त करता है, अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह ने गिंगोली युद्ध में 13 मार्च 1807 को जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ को परास्त किया था। और बतला दूं मैं, ये मानसिंह राठौड़ वही हैं जिन्होंने कभी अपने बड़े भाई महाराजा भीम सिंह राठौड़ को खत लिखा था, चेतावनी देते हुए कहा था। असल में कृष्णा कुमारी का विवाह नारियल पहले मानसिंह राठौड़ के बड़े बुजुर्ग भाई भीम सिंह जी राठौड़ के लिए आया था। उस समय मानसिंह जी रुष्ट होकर जालोर के किले में थे। तो जब भीम सिंह जी ने जब उसने बुलावा दिया, भाई आप आइए, बड़े भाई की इस प्रकार से वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव आया है मेवाड़ से, तब मानसिंह जी राठौड़ ने, जिनके गुरु आयस नाथ थे, वो भविष्यवाणी कर चुके थे कि जोधपुर का अगला राजा मानसिंह होगा, तब मानसिंह राठौड़ ने कहा था कि आप फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीस पड़े धड़ तड़ फड़े जद छूटे जालोर। नहीं छूटेगा साहब। लेकिन जो बुजुर्ग महाराजा थे भीम सिंह जी राठौड़, वो काल कल्पित होते हैं और मानसिंह राठौड़ जोधपुर की गद्दी पर आते हैं और वो इस बात से बड़े नाराज होते हैं कि विवाह का नारियल जोधपुर की जगह जयपुर क्यों भेज दिया गया। फिर ये विवाद का विषय बनता है। उस मानसिंह राठौड़ जिसने मान प्रकाश पुस्तकालय की भी स्थापना की थी जोधपुर के मेहरानगढ़ में। जिन लोगों ने मेहरानगढ़ को विजिट किया, एंटर करते आपको दाईं तरफ नजर आता है, सीढ़ियों के पास में, रेलिंग के सीढ़ियों के पास में, ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि करी। ठीक है सर, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइएगा, चौथी जो रियासत है वो है हमारी उदयपुर। उदयपुर महाराजा, उदयपुर महाराणा, नॉट महाराजा, उदयपुर महाराणा भीम सिंह ने चौथे नंबर पर, याद रखिएगा, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को, याद रखना इस बात को, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को आपने सहायक संधि करी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। चौथे नंबर की ये रियासत है। 5 नंबर पर चलते हैं। करौली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। नेक्स्ट आइए। यदि हम 4 होगी, 5वें नंबर की रियासत की बात करें तो वो रियासत है आपके सामने बूंदी। बूंदी के राव विष्णु सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ 10 फरवरी 1818 ईस्वी को, याद रखिएगा बेहद महत्वपूर्ण है, 10 फरवरी 1818 ईस्वी को राव विष्णु सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ यहां पर संधि की। 4 हो गया। 5वां स्टेट बूंदी। राव विष्णु सिंह ने 10 फरवरी, याद रखिएगा, 1818 ईस्वी को सहायक संधि की है बूंदी ने, याद रखिएगा 10 फरवरी 1818 ईस्वी को। अभी जैसा कि मैंने आपके सामने कहा था कि 20 फरवरी 1818 को राजपूताने और ईआईसी के मध्य एक, राजपूताने से मेरा मतलब संपूर्ण राजपूताना नहीं है, जो कोटा का दीवान था, कोटा का दीवान झाला जालिम सिंह, उसने एक सीक्रेट ट्रीटी करी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। चूंकि ये गुप्त थी इसलिए हम इसको क्रम नहीं दे सकते, लेकिन मैं वर्ष के अनुसार ले रहा हूं। तो कोटा से मैं ले रहा हूं दीवान, कोटा दीवान एवं फौजदार झाला जालिम सिंह ने गुप्त संधि करी, याद रखिएगा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। साहब क्या थी ये संधि? ये संधि थी कि कोटा के दीवान और फौजदार का पद मेरे पास रहेगा आजन्म, मेरी अंतिम सांस तक, और मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार, मेरे उत्तराधिकारियों के पास रहेगा। कोटा नरेश का पद महाराव उम्मेद सिंह और उनके वंशजों के पास है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिना फौज बिना दीवानी अधिकार के राजा सिर्फ मुखोटा है। यही तो वजह है कि कोटा राज्य में तनाव बढ़ा, फिर शक्ति पृथक्करण हुआ, दीवान झाला जालिम सिंह और उसका परिवार सर्वे सर्वा होता चला गया। वही सत्ता का विशेषाधिकार भोगने वाला वास्तविक चेहरा बन बैठा। अब फिर ये विवाद इतना बड़ा कि 1837 में झाला जालिम सिंह के पोते मदन सिंह ने झालावाड़ को कोटा से तोड़कर अलग कर लिया। लेकिन ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया, कर्मों का फल है भाई। कोटा भी तो 1637 में बूंदी से अलग हुआ था शाहजहां के काल में। जैसी करनी वैसी भरनी, 200 साल में कोटा भी टूट कर अलग, जो भी है। इस प्रकार से कोटा दीवान झाला जालिम सिंह ने गुप्त संधि करी, जो एकमात्र संपूर्ण राजपूताने की एकमात्र गुप्त संधि थी। इस बात को याद रखिएगा। 5वें नंबर पर आइए। 4 हो गए, हम 5वें नंबर की अब आपके सामने बात करते हैं। नहीं यार, हाँ हम हैं, ठीक है साहब। अब यहाँ पर लेते हैं अपन इंक, यही वाले, ठीक है। 4 हो गया भैया। 5वें नंबर पर ये रही अब आपकी रियासत।
5वें नंबर पर आएगी बीकानेर। याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने 5 मार्च या 21 मार्च 1818 ईस्वी को, 5 मार्च या 21 मार्च 1818 ईस्वी को महत्वपूर्ण संधि करी बीकानेर की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने 5वें नंबर पर, नहीं 5वां नहीं 6ठा नंबर हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 बीकानेर। ठीक है साहब। 7वें नंबर पर जयपुर हमारे सामने आएगा। सवाई जगत सिंह द्वितीय, वही जिनका गिंगोली युद्ध 13 मार्च 1807 को जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह राठौड़ को, महाराजा मानसिंह राठौड़ के साथ हुआ था। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह जो गिंगोली युद्ध हुआ था, कृष्णा कुमारी जो मेवाड़ की राजकुमारी है उसके साथ विवाद हुआ था, विवाह को लेकर, विवाह विवाद, मैरिज आप डिस्प्यूट कह सकते हैं। और अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जो सवाई जगत सिंह था जयपुर का, उसने जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ को परास्त किया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं भाई ये सब बातें, ताकि आप लोगों के सामने फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होते चले जाएं। 5वें नंबर की जो स्टेट है उसे भी अब आप लोग ठीक से देख लीजिए, ताकि अपने फैक्ट्स बिल्कुल अपने पास क्लियरली चले। 6 हो गया 7वें नंबर का स्टेट, जयपुर। याद रखिएगा, सवाई जगत सिंह सेकंड ने 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को, 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को सहायक संधि करी किसके साथ? अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। एक बार मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूं, यहां तक कि तमाम बात को आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में जो जानकारियां आपको दी गई हैं तृतीय चरण 1817 से 1818 के दौर वाली, वो आपको काफ़ी परीक्षा उपयोगी नजर आई होगी। यदि आपको जानकारी रुचिकर लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड जो लास्ट एपिसोड होगा उसके अंदर मैं शेष रियासतों ने कब कब EIC के साथ संधि करी और उनके परिणाम और दुष्परिणाम किस रूप में सामने आए, राजपूताना किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता बेचकर सुरक्षा मोल लेता हमें असहाय स्थिति में नजर आएगा, देखेंगे। इंतजार कीजिए तब तक।